मेरे प्यारे दर्शकों, आज ये वीडियो में एक बहुत ही दुखद सूचना के साथ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे ग्राम जखवाला में मेरे बड़े भाई जैसे, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह का हाल ही में स्वर्गवास हो गया। और 6 जुलाई इसी रविवार को उनकी 13वीं का कार्यक्रम था। मैं भी शनिवार को अपनी ऑफिस करके बेंगलोर से और रात की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया और दिल्ली से टैक्सी लेकर के सीधे मैं रविवार को गांव में पहुंचा और रस्म पगड़ी 13वीं का कार्यक्रम संपूर्ण होने के बाद वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर आया और वहां से सीधा मैं फिर बेंगलोर आकर के सोमवार को अपनी ड्यूटी करी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भाई विक्रम को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जब मैं गया तो गांव में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि करीब 500 से 700 व्यक्ति इकट्ठे थे और थोड़ा गर्मी का मौसम भी था। तो होना तो, और पूरा परिवार जो है उनका, विक्रम भाई का, साधु, उनके बड़े भाई साधु और उनके बच्चे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। वे दुख में इतने परेशान थे। और उनके परिवार के, जो उनके परिवार को काने परिवार बोलते हैं, तो काने परिवार के भी सभी लोग एकदम शोक मगन थे। तो वो तो कुछ ना तो बोल पा रहे थे, ना कुछ बेचारे कर पा रहे थे। जो भी व्यवस्थाएं कर रहे थे दूसरे लोग देख रहे थे। तो उस रस्म पगड़ी में ये बात हुई कि एक तो गरुड़ पुराण का श्रवण होता है रस्म पगड़ी से पहले। 1-1.5 घंटे तक पंडित जी सभी आने वाले व्यक्तियों को गरुड़ पुराण की कथा का वाचन करते हैं 1.5 घंटे तक, जिससे कि जो दिवंगत आत्मा है उसको शांति मिले। और उसके बाद रस्म पगड़ी का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें कुछ बाहर से श्रद्धांजलि की चिट्ठियाँ थी, बहुत सारी 10-12 चिट्ठियाँ थी। बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने, सांसद लोकसभा, भूतपूर्व सांसद लोकसभा और काफ़ी संगठनों ने चिट्ठियाँ लिखी थी। वो सब भी पढ़नी थी, फिर एक सामूहिक श्रद्धांजलि भी देनी थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, रस्म पगड़ी का कार्यक्रम जैसे ही पूरा किया तो चिट्ठी पढ़ी नहीं गई। वहाँ जो व्यक्ति संचालन कर रहा था उसने बस सिर्फ नाम बोल दिए और मुझे कहा कि आप सामूहिक श्रद्धांजलि दे देना। मैं जब पहले कार्यक्रम ये बना था कि मैं सब चिट्ठी पढ़ूंगा, गांव वालों ने जो आसपास बैठे थे सबने, धर्मपाल प्रधान जी थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब चिट्ठी पढ़ देंगे और उसके बाद जो है ये श्रद्धांजलि भी दे देंगे सबकी तरफ से। लेकिन चिट्ठी मेरे हाथ से एक व्यक्ति ने ले ली, उनको मैं जानता भी नहीं था। उन्होंने कहा जी मुझे दे दो। मैंने सोचा देखते होंगे कुछ, लेकिन उन्होंने फिर वापस चिट्ठी मुझे नहीं दी और ना ही पढ़ी। बाद में मुझे जो समय दिया बोलने के लिए उन्होंने, तो 1 ही मिनट मुश्किल से बोला हूँगा मैं। बीच बीच में वो टोका टाकी करते रहे, जो मुझे बहुत बुरा लगा। एक और बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैं बताते हैं कि वो दूसरे किसी गांव के थे। वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे और वो भी बहुत टोका टाकी कर रहे थे वहाँ, जो कि अच्छा नहीं था। मुझे बाद में पता लगा कि वो जड़ोदा गांव के थे और मंत्री जी के कुछ संबंधी थे, चाचा थे या क्या थे, बट वो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टोका टाकी कर रहे थे। और दूसरे जो ये व्यक्ति थे, ये दूसरी बिरादरी के थे, त्यागी बिरादरी के। तो मुझे इस बात को भी थोड़ा बाद में एहसास हुआ कि जी ये जो काम होते हैं इसमें समाज का व्यक्ति ही, अपने समाज का व्यक्ति, सभी का स्वागत होता है, सभी बिरादरी के लोग आते हैं, लेकिन अपने परिवार का, समाज का व्यक्ति ही इस तरह के रस्म पगड़ी के कार्यक्रमों का संचालन करता है। वहाँ बहुत गणमान्य व्यक्ति थे, डॉक्टर करम सिंह थे, उनको बोल सकते थे, प्रधान जी धर्मपाल थे, वो भी कर सकते थे, मैं स्वयं था। लेकिन उन्होंने किसी की ना तो बात सुनने दी, ना उनका दुख व्यक्त करने दिया,
ना उनके परिवार के बारे में विक्रम भाई के बोलने दिया, और 5 मिनट में सब कुछ उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो मुझे ये बात बहुत नागवार सी गुजरी। मैं इतना मेहनत करके टिकट खरीद के टैक्सी किराए से लेके दिल्ली से गया, करीब आने जाने में मेरे 40,000 से ज़्यादा रुपए खर्च हुए। और ये इस वजह से मैंने किए कि यदि मैं खर्च ना करता जाता ना, तो सब लोग मुझे, एक जखवाड़े में बड़ा प्रचलित शब्द है गद्दार, किसी को भी गद्दार बोल देते हैं वहाँ, कि भाई ये व्यक्ति तो गद्दार निकला। मन का तुम्हें सब गद्दार कहेंगे नरेश, क्योंकि मेरे पे बहुत एहसान है विक्रम भाई के, मुझे चलना चाहिए। लेकिन जब मैं गया तो मेरे साथ इस तरह की वाकयात हुई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये वाकयात किसी ने नहीं किया, ये वाकयात ना खानों ने किया, बेचारे वो तो शोकमग्न थे, ना साधु परिवार और साधु भाई के परिवार ने किसी ने किया। ये वाकयात उन्होंने ही किया मेरे साथ, जो एक तो वो जड़ोदय के मंत्री जी के रिश्तेदार थे, जो भी थे भाई चाचा थे, और एक व्यक्ति जो संचालन कर रहे थे, त्यागी जी, जिनकी खल चूरी की दुकान है। त्यागी जी को पहले तो ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपने समाज में किसी राजपूत के द्वारा इस तरह का किसी कार्यक्रम का, शादी ब्याह शोक मरण जन्म का कार्यक्रम संचालन करने देंगे क्या। सबसे ज़्यादा जो मेरी उठ बैठ है, पढ़ाई लिखाई हुई, वो त्यागियों के, जाटों के बच्चों के साथ हुई। गाजियाबाद में मोर्टा गांव से लेकर के और जी उत्तर में देहरादून तक, चुडियाला तक, 50 गांव में त्यागियों के हैं जहाँ मैं जाता हूँ और जहाँ मेरी जान पहचान है, जहाँ मुझे भाई की तरह से मानते हैं। लेकिन मैं वहाँ कहीं भी उनके गांव में कोई चौधराहट नहीं दिखाई कभी भी। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उनका समाज है, ब्याह शादी में जाता हूँ, मैं रहता हूँ, आराम से वापस आ जाता हूँ। तो ये उन त्यागी जी को भी समझना चाहिए था। और फिर चलो वो संचालक बन ही गए थे जबरदस्ती मेरे हाथ में से चिट्ठी छीन कर, तो उनको फिर ये सबको समय देना चाहिए, चिट्ठी पढ़नी चाहिए थी। उन्होंने किसी की चिट्ठी पढ़ी नहीं। उसमें बड़े बड़े आर्य समाज संगठन की चिट्ठी थी, और साधु संतों के, महंतों के, मठों के की चिट्ठियां थी। किसी की नहीं पढ़ी, नाम ले दिए और मुझे उठा कर गया। तो बुलाते ना मुझे वहां पे, अब बुलाया था तो मुझे बोलने देते। तो वहां पे उन्होंने एकदम 1 मिनट बाद कई बार कहा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। और मंत्री जी के इन्होंने चाचा जी ने भी, मैं मंत्री जी से भी विशेष अनुरोध करूंगा कि आगे से चाचा जी को ये बात की समझाइश दें कि भाई सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह का नहीं होता। हमने भी दुनिया देखी, करीब 30 देश घूमे हुए हैं, करीब 20,000 बच्चों को हिंदुस्तान में विदेश में पढ़ाया है हमने। अभी भी रिटायरमेंट के बाद हम 3 लाख रुपए महीना की नौकरी कर रहे हैं। ऐसी थोड़ा ही बात है कि हम कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है या असभ्य गंवार हैं। हम कुछ सोच समझ के गए थे वहां पे। अब वो पूरी भावनाएं हमारी वहां आहत कर दी, खत्म हो गई, और हम चुपचाप अपना अपना सा मुंह लेकर के वापस बेंगलोर आ गए। तो साधु भाई और मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं गांव के, जो शोकमग्न हैं इस विक्रम भाई के स्वर्गवास से, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य से, हिम्मत से काम लें, और भगवान जो है उसकी विक्रम भाई की आत्मा को शांति दे। मैंने वहाँ कई बार कई बातें कही थी। कबीर दास जी का भी दोहा सुनाया था, बताया था, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। दूसरी बात मैंने बाबा तुलसीदास जी की चौपाई भी बताई थी आप लोगों को, कि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस के नाई। पिता में भीष्म का भी आपने सुना होगा कि जब वो सरसैया पे लेट गए, सब कौरव पांडव उन्होंने भेज दिए, और वासुदेव से पूछा कि वासुदेव मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मैंने तो 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया। तो वासुदेव ने कहा कि पिता में 101वें जन्म में आपने एक क्रोच पक्षी को अपने रथ पे तीर की कमान से फेंक दिया था, तीर के नोक से, और वो झाड़ी में उलझ गया था और उलझता उलझता मर गया था वो। तो गीता में भी ये उपदेश दिया गया है कि जो शरीर है वो आत्मा का हिस्सा, आत्मा शरीर का हिस्सा नहीं है, आत्मा परमात्मा का हिस्सा है।
शरीर के आत्मा शरीर को धारण करती है, लेकिन आत्मा न कभी मरती न कभी जीवित होती, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, अविनाशी है, विनाश नहीं होता आत्मा का। और एक समय के बाद कर्मों के अनुसार आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि विक्रम भाई की आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके उसको अपने में समाहित करें और परमात्मा में विक्रम भाई की आत्माएं मिल जाए। ये मेरा एक विशेष प्रार्थना है। इस परिवार के बारे में मैं बताऊंगा। ये दो परिवार हैं, कलवार केरी का परिवार, जिसमें कलवे भाई जी ताऊ के हो गए रामपाल और नकली, और केरी ताऊ के हो गए साधु और विक्रम। एक तीसरा परिवार मेरे बाबा जी का परिवार था। तो ये तीनों परिवारों में जमीन की कोई कमी नहीं थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जमीन थी तीनों परिवार में, लेकिन इनके पास व्यक्तियों की कमी थी। उदाहरण के तौर पे जो कलमत के कलवे के ताऊ जी के नाना जी थे, उनके एक लड़की थी। फिर जो केरी ताऊ जी के पिताजी थे, उनके सिर्फ एक लड़का हुआ, लड़की तो हुई लेकिन लड़का एक हुआ। उसमें भी बहुत कम लोगों को पता कि जो केहरी ताऊ जी थे, इनकी पहली शादी पत्नी गुजर गई थी, फिर दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में विक्रम और साधु हुए। यही घटना मेरे दादाजी के साथ हुई। मेरे 14 वर्ष की उम्र में मेरे ताऊ जी गुजर गए थे, महावीर सिंह। और 10 साल की मेरी बुआ थी बुगली, और मेरे पिताजी 1.25 साल के थे। तो पहले तो मेरे ताऊ जी गुजरे 14 साल के, उसके 6 महीने बाद जो है, जैसे 1.5 पौने 2 साल के मेरे पिताजी हुए, उनकी माँ गुजर गई। तो घर में केवल 3 व्यक्ति रह गए, मेरे बाबा जी और मेरी बुआ जी 10 साल की, और मेरे पिताजी 2 साल के, जिसमें मेरे पिताजी दिव्यांग भी थे। उनके बाएं हाथ का ये अंगूठा जो था, इसमें बिल्कुल सत नहीं था। तो वो लिखते भी तो थे, ऐसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। और ये जो दाएं हाथ का, सॉरी, और बाएं हाथ का बाएं तरफ का कान नहीं था उनके। और उनको इस तरह से लोग चिढ़ाते भी थे, बुच्चा बोलते थे। लेकिन आज तक सभी इस बात की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनके बारे में सुना। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं कि इस देवबंद क्षेत्र में, क्या मेरठ क्षेत्र में भी बहुत कम लोगों के पास होंगी इतनी डिग्रियां। देश विदेश घूमा। एक डिग्री तो ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में 2 ही व्यक्तियों के पास है। एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है IIT कानपुर में, सोमेश माथुर, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है IIT कानपुर में। तो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का भी सर्टिफिकेट है, जो कि बहुत रेयरली उपलब्ध होता है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि जो जिसने पढ़ाया था मुझे ये कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, यूरोप में, वो नोबेल प्राइज विनर थे अर्थशास्त्र के। तो ये सब इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे मेरे पिताजी, मगर उनके यहाँ भी व्यक्तियों की कमी थी। कलवे भाई के यहाँ भी व्यक्तियों की कमी थी। कलवे भाई फिर आ गए ढेरी पे, और केरी भाई के भी बहुत कमी थी व्यक्तियों की। धन की और जमीन की कोई कमी नहीं थी। और गांव वालों ने सज्जनता को देख करके, सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ, तो चयन के आधार पर मेरे दादाजी को इस गांव का मुकद्दम बनाया। 1947 से 1952 तक वो मुकद्दम रहे गांव जखवाला के। फिर चुनाव विधिवत हुए तो मुकद्दम की पदवी खत्म करने के बाद प्रधान की पदवी हुई। फिर प्रधान का चयन भी सर्वसम्मति से हुआ, मेमचंद प्रधान जी बने सब पहले। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इन तीनों परिवारों में बहुत समानता थी, बहुत सज्जन थे तीनों परिवार। भाई कलबे का परिवार, केहरी का परिवार, और मेरा परिवार, मेरे दादाजी का परिवार, जो ये बताते हैं कि जब रामपाल और नकली पैदा हुए, ये सुनी हुई बात मैं बता रहा, देखी हुई तो नहीं, कि 4 साल तक इनका चेहरा नहीं देखा था किसी ने, बस घर से घेर में, घेर से घर में।
इसी तरह से जब साधु भाई और विक्रम पैदा हुए तो 4 साल तक इनका भी चेहरा नहीं देखा था किसी ने, घर से घेर में और घेर से घर में। इतने लाडले थे और इतनी मतलब परिवार में व्यक्तियों की जरूरत थी उस परिवार में। इसी तरह से जब मेरा भाई पैदा हुए तो मेरी बुआ जी हमें अपनी ससुराल ले गई और कान छिदवाए और कानों में कुंडल डलवाए हमारे, और वहाँ एक मंदिर है वहाँ पूजा करवाई, उन्होंने मान्यता कर रखी थी। और ये चीज़ तो मेरी आंखों देखी हुई है कि जब रामपाल का बड़ा लड़का पैदा हुआ योगेश, तो 4 साल तक उसका किसी ने चेहरा नहीं देखा था, घर से घेर में घेर से घर में। तो इतनी चाह बच्चों की थी। लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो ईश्वर के सामने जो विधि का विधान है वो ही चलता है। तो विधि का विधान ये था कि अभी 1 डेढ़ साल पहले भाई विक्रम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक में आकस्मिक। वो परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था और उससे भाई विक्रम उभर नहीं पाए, धीरे धीरे बीमार रहने लगे और बीमार होने के साथ साथ 1.5-2 साल के अंदर ही उनकी स्वर्गवास हो गया। 6 फरवरी की 6 जुलाई की 13वीं थी, उसमें करीब 500 से 700 आदमी आए जैसा कि मैंने बताया। उसमें हमारे तोमरों के साठा, तोमरों और गहलोतों के साठा 84 के बहुत व्यक्ति थे। इसके अलावा सोमाल जो है उनकी 24 के बहुत व्यक्ति थे, कुशवाहों की 24 के बहुत व्यक्ति थे, हमारे पुंडीरों के गांव के बहुत व्यक्ति थे और दूसरी बिरादरी के भी बहुत लोग थे। सब लोग आए, सब ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और पूरे परिवार को साहस बंधाया। मैं विक्रम साधु भाई से कहना चाहता हूँ, बार बार मेरे मुंह से विक्रम भाई निकलता है। साधु भाई बहुत सीधे हैं, बस उन्हें पशुओं का शौक था, भैंस पालने का और बाग लगाने का, और वो भी सारा कार्यक्रम जो है लेने देने का सब बाहर भीतर का विक्रम भाई करते थे। साधु भाई को तो कुछ भी नहीं पता होता था वैसे। अब ये सब जिम्मेदारी साधु भाई पे आ गई पूरे परिवार की। तो साधु भाई को मैं बहुत इस समय मेरे पूरे उनके पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी साधु भाई को, जैसी भी मेरी हैसियत है, तन मन धन से जिस तरह से भी, जहाँ भी मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विक्रम भाई को एक बार फिर से श्रद्धांजलि देता हूँ कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और इसी की एक दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें भाई विक्रम ने मुझे कुछ मरने से पहले फ़ोन पे कुछ बातें बताई थी कि गांव के विकास में क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक सच्चे विकास पुरुष थे। वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।